फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास डैश। ऑप्शन आपको दे रखा है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। बिल्कुल सही बात। जो विकास के अधोगामी का सिद्धांत है, ये क्या कहता है, हमारा विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। ठीक है, यानी जो हमारी बॉडी का सेंटर होता है वो क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, तो सबसे पहले उसका विकास होता है। उसके बाद में जो हमारा हृदय होता है उसका विकास होता है। उसके बाद में जो बाकी के अंग होते हैं उनका विकास होता है, यानी जो हमारे हाथों की भुजाएं होती हैं उनका विकास होता है। ठीक है, तो जो शरीर का केंद्रीय भाग है वहाँ से हमारा विकास शुरू होता है और बाहरी भाग की तरफ होता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, विकास के अधोगामी का सिद्धांत कहते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल का सिद्धांत कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही दे रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। देखिए, जो विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि हमारा जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। इसका नाम ही है शीर्षगामी, सेफलोकॉर्डल, सिर से पैर की तरफ, है ना। बट यहाँ पर दे रखा है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, देखिए नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होता है, ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। थर्ड क्या दे रखा है, विकास एक आयामी है। देखिए, जो विकास होता है ये एक आयामी नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है ना, बहुआयामी होता है। कई आयामों में जो है हमारा विकास होता है, जैसे कि हमारा शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, तो हमारा कई आयामों में विकास होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है ना। बट एक आयामी दे रखा है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। उसके बाद में फोर्थ क्या दे रखा है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया ही हुआ है, जो हमारा विकास होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। ठीक है, यानी जो हमारी आनुवंशिकता होती है और जो हमारा वातावरण होता है, दोनों ही हमारे विकास के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। बट यहाँ पर दे रखा है कि वातावरणीय कारकों से प्रभावित ही नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। ये ऑप्शन भी नहीं, यहाँ पर सिंपली आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर अजर्शन क्या दे रखा है, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। देखिए, जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा, यानी कितने साल तक का होगा, 7 से 11 साल तक का होगा। तो क्या 7 से 11 साल तक की हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, इसके बाद ठहर जाता है यानी कि रुक जाता है? तो ये कथन तो आपका बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। सॉरी, कथन नहीं होगा। मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकता। फिर से वही बात आ गई, बच्चा जब 7 से 11 साल तक का होता है, क्या इसके बाद बच्चा कोई चीज़ नहीं सीखता है? बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो अजर्शन और रिजन दोनों ही क्या दे रखे हैं, यहाँ पर गलत दे रखे हैं, यानी ए और आर दोनों ही गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य डैश रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जो रियलिटी टीवी शो आते हैं, है ना, उसमें जैसे कि कुछ जज लोग होते हैं, उसके बाद में जो बच्चे नृत्य करते हैं वहाँ पर वो जज क्या करते हैं, उन पर टिप्पणी करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार का प्रदर्शन जो है एक बच्ची यहाँ पर है जिसका नाम है सना। ठीक है, वो क्या कर रही है, कुछ बच्चों को यहाँ पर डांस करने के लिए बोल रही है और अपने जो है खुद जज के तौर पर उन बच्चों के डांस पर टिप्पणी कर रही है। तो बच्चे यहाँ से कहाँ, ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ से सीखा है, मीडिया से ही तो सीखा है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, कभी कभी वो मोबाइल में कार्टून देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसी टाइप की लैंग्वेज में कभी कभी बात करते हैं। तो बच्चा कहाँ से चीज़ों को सीख रहा है, मीडिया से सीख रहा है। और इसी के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि बच्चे के समाजीकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है, मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक संस्था की यहाँ पर बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि धर्म से बच्चा कुछ सीख रहा है, यहाँ पर तो बच्चा जो है मीडिया से डायरेक्ट सीख रहा है ना। परिवार की भी यहाँ पर बात नहीं है और ना ही विद्यालय की। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जीन पैजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। अब देखिए, आप सभी को पता है कि जीन पैजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी, जो कि आपके सामने दे ही रखा है। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें कि बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है। इसके बाद में जो इन्होंने नेक्स्ट बताई
बताई वो क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा 2 से 7 साल का होता है। इसके बाद जो उन्होंने थर्ड स्टेज बताई, ये क्या होती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है। और जो लास्ट स्टेज उन्होंने बताई वह है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा 11 एबव होता है, यानी कि 11 से 15 साल तक आप कह सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। तो बच्चा किस स्टेज में पाता है, जब वो 7 से 11 साल तक का होता है, यानी प्याजे के थर्ड स्टेज में होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें बच्चा 3 चीज़ें कर लेता है। कौन कौन सी चीज़ें, चीज़ों को एक क्रम में व्यवस्थित कर लेता है, ठीक है, यानी सीरिएशन उसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा चीज़ों को वर्गीकृत कर लेता है, क्लासिफिकेशन कर लेता है, जैसे कि फ्रूट्स को अलग रखना है, ठीक है, वेजिटेबल्स को अलग रखना है। इसके अलावा जो है कंजर्वेशन कर लेता है, यानी कि संरक्षण कर लेता है, जैसे कि बच्चा समझ जाता है कि अगर हम शेप और साइज को चेंज करते तो जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये 3 चीज़ें बच्चा कर लेता है, यानी कि सीरिएशन कर लेता है, क्लासिफिकेशन कर लेता है और संरक्षण कर लेता है ना, यानी कि कंजर्वेशन कर लेता है। तो आपको ये तीनों ध्यान रखनी है। किस स्टेज में कर लेता है, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में मूर्त संक्रिया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन प्याजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है डैश कहलाती है। ऑप्शन दे रखा है नकल उतारने जैसा व्यवहार। देखिए कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि जीन प्याजे के अकॉर्डिंग अनुकरण की स्टेज कौन सी है, फिर किस स्टेज में बच्चा जो है अनुकरण करने लगता है। तो वहाँ पर आपको जन्म से 2 साल तक की तरफ जाना है ना। विलंबित अनुकरण लिख दे या फिर अनुकरण लिख दे, किसके अकॉर्डिंग, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि इसके बारे में पूछा नहीं है, बट आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व क्या होता है, ठीक है। ये कब आता है बच्चे के अंदर, जन्म से 2 साल के अंदर ही बच्चे के अंदर जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ये आपका होता क्या है, जैसे कि एक छोटा बच्चा, देखिए ड्राइंग पे मेरे मत जाइएगा क्योंकि मतलब अच्छी नहीं है मेरी ड्राइंग। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अगर इसके सामने जो है कोई टॉय रख देते हैं आप, कोई खिलौना रख देते हैं, उसको कुछ टाइम के बाद हटा लेते हैं, है ना। तो बच्चा क्या करता है, कुछ टाइम के बाद उस खिलौने को भूल जाता है, ठीक है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक है, यानी 1 साल तक का हो जाता है या फिर 1.5 साल तक का हो जाता है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो वस्तु स्थायित्व का गोल है, वो बच्चा अचीव कर लेता है। यानी आप बच्चे के सामने कोई टॉय रख दीजिए, ठीक है, और उसके बाद में उस टॉय को, यहाँ पर जो खिलौना है उसको हटा लीजिए, ठीक है। बच्चा क्या कर देगा, यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देगा क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि जो खिलौना मेरे सामने रखा था वो अभी मेरे सामने से हटा लिया गया है, यानी कहीं ना कहीं पर तो वो खिलौना अभी भी एग्जिस्ट करता है, यानी रखा हुआ है ना। तो बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, जो वस्तु स्थायित्व का गोल है, उसको अचीव कर लिया। पहले जब छोटा था, बहुत छोटा था, तब उसके सामने से आप जो है खिलौनों को हटा लीजिए या फिर वापस रख दीजिए, बच्चा उसको भूल जाता था, यानी उसको ये नहीं समझ में आता था कि जो खिलौना है वो है या फिर नहीं, उसको लगता था कि गायब हो गया खिलौना, ठीक है, उसको भूल जाता था। बट जब बच्चा रोने लग जाए खिलौने को हटाने पर, तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया, उसको पता चल गया है कि ये खिलौना कहीं ना कहीं पर रखा हुआ है ना। तो यही होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसके अलावा एक और भी चीज़ है, जब बच्चे के अंदर जन्म से 2 साल तक, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का होता है, तो उसके अंदर आ जाती है कौन सी चीज़, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किस स्टेज में बच्चे के अंदर आती है। तो वो भी सेंसरी मोटर स्टेज, प्याजे की फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत ही बच्चा अचीव कर लेता है। जैसे कि अगर आप छोटे बच्चे के सामने कोई जो है खिलौना रख दीजिए, तो बच्चा क्या करेगा, उसकी तरफ जाने के लिए एक्टिविटी करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, यानी वो क्या करेगा, लक्ष्य निर्देशित, अपने गोल को पाने के लिए कुछ क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चे के अंदर कब आता है, जब वो जन्म से 2 साल तक का होता है। आपने देखा ही होगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो, ठीक है, भले ही बच्चा चल नहीं पा रहा है, ठीक है, बट कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो ज़रूर करेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। वो आपका टॉय हो सकता है, कोई खिलौना हो सकता है, ठीक है, या फिर जो है कोई और भी चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी हुई है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है और सभी को पता ही है कि जीन प्याजे आपके एग्ज़ाम के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। समावेशन, देखिए जो समावेशन होता है यानी जो असिमिलेशन होता है, इसमें क्या होता है,
जब हम अपनी मौजूदा स्कीमा में जस्ट कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपका वहाँ पर क्या होता है आपका असिमिलेशन यानी कि समावेशन होता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए किसकी बात की गई है, परिष्कृत और परिवर्तित, यानी ऐड भी कर रहे हैं और परिवर्तित भी कर रहे हैं। तो ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं, इक्विलिब्रियम के अंदर, यानी कि संतुलीकरण के अंदर आ जाती है। इसी के अंदर जो ये समावेशन की प्रक्रिया है और जो समायोजन की प्रक्रिया है वो दोनों ही प्रक्रिया आ जाती हैं। यानी कि असिमिलेशन, जब बच्चा अपनी मौजूदा स्कीमा में किसी ज्ञान को ऐड करता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका असिमिलेशन यानी कि समावेशन। इसके अलावा जब बच्चा मॉडिफिकेशन के साथ में, संशोधन के साथ में, चेंज के साथ में किसी चीज़ को अपनी स्कीमा में ऐड करता है तो वहाँ पर क्या होता है आपका समायोजन। और ये दोनों ही प्रक्रियाएँ किसके अंतर्गत आती हैं, संतुलीकरण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसको मैंने आप लोगों को जब जीन पैजे की कंप्लीट क्लास कराई हुई है तो उसमें मैंने अच्छी तरीके से कवर अप कराया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर आपका समावेशन भी आ जाता है और समायोजन भी, यानी असिमिलेशन भी और अकोमोडेशन भी। तो आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधी सुलझे उदाहरण देती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह डैश का उदाहरण है। देखिए, जब भी जो टीचर है वो किसी विद्यार्थी को संकेत दे या फिर इशारे दे, कैसे इशारे, आधे सुलझे संकेत, आधे सुलझे जो है इशारे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे बच्चा कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है ना, तो यहाँ पर एक टीचर के रूप में आपको पूरे क्वेश्चन उसको सॉल्व करके नहीं बताने हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट देना है बच्चों को, ठीक है, या फिर एक पॉइंट जो उसको सॉल्व करके दे देना है, ताकि बच्चा आगे के जो टॉपिक है, आगे के जो लाइन है उनको खुद सॉल्व करे, उनको खुद समझे, ठीक है। बट जहाँ पर बच्चा अटक रहा है वहाँ पर क्या करें, आप उनको थोड़ा सा हेल्प प्रोवाइड कर दें। ये बात कौन कहता है, लेव वाइगोस्की कहते हैं। और इसी को जो इन्होंने क्या नाम दिया, स्कैफोल्डिंग, यानी कि पाड़ का नाम दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ, इसमें एक नया वर्ड आपको देखने को मिला, आलम्बन, ठीक है। आलम्बन कह लीजिए, पाड़ कह लीजिए या फिर ढांचा कह लीजिए, बट इंग्लिश में आपको एक ही नाम देखने को मिलेगा, स्कैप फोल्डिंग, है ना। तो स्कैप फोल्डिंग ही जो है आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में नेम जो है ये लोग चेंज करके देते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा, क्रमबद्धता भी नहीं होगा, प्रतिपादक अध्यापन भी नहीं होगा, यहाँ पर सिंपली पाड़ होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। देखिए, जब भी सहयोगात्मक प्रक्रिया की बात हो, सहयोग के थ्रू सीखने की बात हो, समाज के थ्रू सीखने की बात हो, संस्कृति से सीखने की बात हो, तो वहाँ पर कौन आ जाएंगे आपके, लेव वाइगोस्की। ये 3 चीज़ों की बात करते हैं। जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके कल्चर की महत्वपूर्ण यानी संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके अलावा भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि जब भी लेव वाइगोस्की के क्वेश्चन आए तो आपको समाज, संस्कृति और लैंग्वेज वाले ऑप्शन की तरफ में जाना है ना। तो सहयोगात्मक प्रक्रिया यानी बच्चा क्या कर रहा है, सहयोग से सीख रहा है, अपने समाज से सीख रहा है, तो यहाँ पर लेव वाइगोस्की आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और इवान पॉलो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, जेबी वॉटसन से भी नहीं और बीएफ स्किनर से भी नहीं आता है ना। जो है बहुत पहले आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बने हुए हैं, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आप उनको कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत का एक मुख्य आलोचना है कि, देखिए ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुआ और आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया, जो आपका 21 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया, बट क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका था वो अलग अलग था, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करके जाइएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, उनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। और इनकी आलोचना किसने की थी, जो इनकी ही शिष्या थी, कैरोल ग्रिगन के द्वारा जो इनकी आलोचना की गई। उन्होंने क्या कहा कि इनकी जो कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो क्या है, जेंडर बायस है, यानी इन्होंने सिर्फ जो है मेल के ही प्रोस्पेक्टिव को लिया, फीमेल के प्रोस्पेक्टिव को जो इन्होंने लिया ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो इनका सिद्धांत है ये क्या है, इनमें नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है, यानी इन्होंने नारी के दृष्टिकोण को महत्व ही नहीं दिया। इसी के बेस पे जो है, जो इनकी शिष्या थी कैरोल ग्रिगन ने, उन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।
उसने पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के संदर्भ में नहीं लिया। देखिए जो इनकी थ्योरी थी वो पियाजे की जो नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था उनकी ही थ्योरी से एक्सपायर होकर इन्होंने बनाया था, ठीक है, इंस्पायर होकर के। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दे रखा है संदर्भ में नहीं लिया। उन्होंने बच्चे की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई। देखिए इन्होंने प्रतिक्रियाएं बताई, इन्होंने जो है 3 लेवल दिए और 6 अवस्थाएं दिया है, यानी कि 6 स्टेजेस दिए इन्होंने, है ना। तो ये भी नहीं होगा आपका। उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किए। देखिए कार्य तो इन्होंने किए बट सिर्फ किस पे, मेल पर ही। फीमेल पे इन्होंने जो है जो फीमेल का दृष्टिकोण होता है उसको इन्होंने महत्व नहीं दिया, तो इसीलिए इनकी थ्योरी की आलोचना की गई। तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, हावर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। संगीत में, देखिए संगीत में बुद्धि के बारे में जो है हावर्ड गार्डनर ने बताया हुआ है, जो इन्होंने 8 प्रकार दिए। वैसे तो इन्होंने कई प्रकार दिए हुए, बट एनसीईआरटी की अगर बात करें तो उसमें आपका 8 ही टाइप की बने, तो आपको 8 ही पढ़ने हैं यहाँ पर। तो संगीत में बुद्धि की बात ये करते हैं, जो इनके 8 टाइप हैं, यानी जो 8 प्रकार इन्होंने बताया है उसमें एक प्रकार आपका संगीत में बुद्धि, जैसे कि जो आपकी लता मंगेशकर हो गई, अरिजीत सिंह हो गए, जिनके की अपने सुर लय ताल पर जो है अच्छा खासा पकड़ होती है, उनके अंदर ये वाली बुद्धि होती है। भाषाई बुद्धि, जैसे जो नेता लोग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कवि जो होते हैं उन पर उनके अंदर जो है अपनी भाषा पर बहुत ही अच्छी पकड़ होती है, अपनी भाषा के थ्रू दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है। इसके अलावा शारीरिक गति संवेदी बुद्धि किसके अंदर होती है, जिनका अपनी बॉडी पर कंट्रोल होता है, जैसे कि जो डांसर होते हैं, है ना, या फिर जो सर्कस में काम करते हैं, उनके अंदर भी कौन सी बुद्धि होती है, शारीरिक गतिक संवेदी बुद्धि होती है, क्योंकि अपनी बॉडी को कैसे भी रोटेट कर लेते हैं, यानी उनका क्या होता है, अपनी बॉडी पर कंट्रोल होता है। इसके अलावा जो क्रिकेटर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये वाली बुद्धि होती है। तो इन तीनों प्रकार की बुद्धि के बारे में तो हावर्ड गार्डनर ने बताया, बट व्यवहारिक बुद्धि के बारे में नहीं बताया। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कि कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है, जो नहीं था उसके बारे में बताना था। तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण के उदाहरण है। विविध स्पष्टीकरण, बिल्कुल सही बात है। जो भी हमें बच्चों को चीज़ें बतानी चाहिए वो उसको विभिन्न तरीक़ों से बतानी चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही आपकी जो है प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहती है। रटकर याद करना और शब्द पुनरावृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ठीक है। रटकर याद करना या फिर पुनरावृत्ति, बार बार दोहराव की जहाँ पर बात आए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि ये बात आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम नहीं कहती है। पुरस्कार एवं दंड की बात भी नहीं करती है, क्योंकि अगर आप बच्चों को बार बार पुरस्कार देते हैं या फिर बार बार दंड देते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चा या तो पुरस्कार को पाने के लिए कार्य करने लगता है या तो फिर दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करता है। तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। बार बार वेधन और अभ्यास, देखिए बार बार बच्चों को वेधना, फिर ठीक है अभ्यास कराना, ड्रिल प्रैक्टिस कराना, ये सारे के सारे नेगेटिव टैग वर्ड है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि रटन पद्धति को बढ़ावा नहीं देना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर बच्चों को कभी भी दंड नहीं देना है। जो दंड देना होता है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए क्या होता है, निगेटिव टैग वर्ड होता है। इसके अलावा आपकी एनसीएफ हो गई, एनईपी होगी, वो क्या कहती है कि हमें प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में ही एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, जो बच्चे की मदर टंग है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मातृभाषा को जो है प्रयोग करने पर दंडित किए जाने की बात की जा रही है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है। देखिए बच्चे की लैंग्वेज चाहे कुछ भी हो, ठीक है, हमें सभी प्रकार की भाषाओं का सम्मान करना है और सभी प्रकार के बच्चों को क्या करना है, इंक्लूड करना है, समाहित करना है ना। ऐसा नहीं कि जो स्कूल में लैंग्वेज बोली जा रही है सिर्फ हम उन्हीं बच्चों को जो है अपनी क्लासरूम में लाएं, नहीं, सभी बच्चों को इंक्लूड करके, ठीक है, समाहित करके एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। बट यहाँ पर दे रखा है केवल उन्हीं विद्यार्थियों को, तो
ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। केवल और दंड देना है, दोनों ही आपके सीटेट के एग्जाम के लिए क्या होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। इसके अलावा थर्ड क्या दे रखा है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। बिल्कुल सही बात, ठीक है, हमें प्रत्येक भाषा का जो है सम्मान करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, शिक्षक को कक्षा में उन बच्चों की उपेक्षा करनी चाहिए जो कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। देखिए ये कहना आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें किसी भी बच्चे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बल्कि जो बच्चे की मदर टंग है वो तो बच्चे को सीखने में हेल्प करती है ना। बच्चा जो है चीज़ों को रिलेट कर पाता है, समझ पाता है जो भी टीचर बोलते हैं यहाँ पर। तो इसलिए हमें बच्चों को जो प्रारंभिक स्तर होता है उसमें उनके मदर टंग यानी मातृभाषा में ही एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखते हैं, वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में। जैसे कि अपने समाज में देखते होंगे ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं, जो स्टीरियोटाइप धारणा है, रूढ़िबद्ध धारणा है कि जो महिलाएं होती हैं वो अक्सर करके घरों के काम करती हैं, है ना, और जो पुरुष लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर के काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जो महिलाएं होती हैं बच्चों की देखभाल करती हैं, घरों के काम करती हैं, जो मेल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर किसी उपकरण को ठीक करते हैं या फिर जो है जो ऑफिस के काम होते हैं वो करते हैं। बट यहाँ पर एक बच्चा है जो कि अपने फैमिली में क्या देख रहा है कि जो उसकी मम्मी है वो उपकरण को ठीक कर रही हैं किसी, और जो उसके पापा हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगी, कम संभावना आ जाएगी कि वो समाज में प्रचलित स्टीरियोटाइप का अनुसरण करे, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि कम संभावना है कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप का अनुसरण करे, है ना। जो पुरानी धारणाएं चली आ रही हैं, कम संभावना यहाँ पर हो जाएगी कि बच्चा उसका पालन करे यानी कि अनुसरण करे। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अधिक संभावना है कि वह जेंडर पृथक्करण का पालन करेगा। देखिए जेंडर पृथक्करण की यहाँ पर बात नहीं हुई है ना, और यहाँ पर अधिक संभावना नहीं होगी, कम संभावना होगी। तो अधिक संभावना वाले तो ऑप्शन आपके नहीं होंगे। वे जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे। देखिए पालन यहाँ पर बच्चा नहीं करेगा क्योंकि बच्चा तो उसके विपरीत चीज़ें देख रहा है, तो ये नहीं होगा। कम संभावना है कि वह समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे। देखिए यहाँ पर बच्चा विरुद्ध नहीं होगा, बल्कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप हमारे समाज में चल रहा है उसका अनुसरण वो कम करेगा, है ना। वो ये उसके समझ पाएगा कि मम्मी भी उपकरण को ठीक कर सकती है और पापा भी उपकरण को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। मम्मी भी बच्चों की देखभाल कर सकती हैं और पापा भी जो है बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो है समाज में प्रचलित स्टीरियोटाइप का अनुसरण कम करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं। सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। देखिए जो NEP 2020 है ये कभी भी ये नहीं कहती कि हम जो है बच्चों को डराएं धमकाएं, ठीक है। किसी भी प्रकार का दंड बच्चों को नहीं देना है या फिर किसी भी प्रकार का रिवॉर्ड पुरस्कार बच्चों को नहीं देना है ना। तो यहाँ पर तो सीधे दे रखा है कि सीखने को स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और दंड पैदा करना। तो ए तो आपका हो गया गलत। अब देखिए जब ए गलत है आपका तो सेकंड वाले ऑप्शन में भी ए दे रखा है और फर्स्ट में भी और थर्ड में भी, तो हमें सिंपली पता चल गया हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, बच्चे यहाँ पर क्या करेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा, ठीक है। इसके अलावा अधिगम और विकास को अनुकूलित कर बनाना, बच्चे के ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना, ठीक है। इसके अलावा कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो तीनों ही बातें सही हैं, तो BCD आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में सहायता करता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चों का बौद्धिक स्तर। देखिए यहाँ पर संज्ञानात्मक मूल्यांकन की बात नहीं हुई है, गत्यात्मक मूल्यांकन की बात हुई है ना। ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। समकक्षियों की तुलना में छात्रों का संबंधित पद, ये भी नहीं होगा आपका। बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब भी विशिष्ट की बात हो तो वो ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट होता है कि बच्चा समान नियमित विद्यालय में पढ़ने के लायक है या फिर नहीं, तो ये तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा। नेक्स्ट क्या है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को
निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए, इसके बारे में पूछ रखा है। विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के अवसर देना, तो ये तो एक टीचर को करना चाहिए, ठीक है। जब बच्चा जो है कई डायरेक्शन में यहाँ पर सोचता है, तो वो जो उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अब सारी चिंतन है वो डेवलप होती है यहाँ पर, है ना। और ये जो है गिफ्टेड चाइल्ड के अंदर होती है, इससे उसका सफल समावेशन भी होता है। तो ये तो आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा है। विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियाँ प्रदान करना, बिल्कुल सही बात। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, हम क्या करें, इनको शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियाँ प्रदान करें, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, यही आपका नहीं होगा, क्योंकि जो NEP है, NCF है, वो किसकी बात करती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। अधिगम करता यहाँ पर दे रखा होता, तब ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाता। बट यहाँ पर अध्यापक केंद्रित यानी शिक्षक केंद्रित, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही एक्टिव हो, है ना, यानी शिक्षक के अकॉर्डिंग ही सारी गतिविधियाँ हो, तो नहीं, ये आपका नहीं होगा आपका यहाँ पर। और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है किससे बचना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ से बचना चाहिए। यहाँ पर हमें कैसी एजुकेशन फॉलो करनी है, चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना, बच्चे को केंद्र में रख करके उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं प्रदान करने देना, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसमें भी बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा, अच्छी तरीके की चीज़ों को सीख पाएगा, और ये प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि पूछा था किससे बचना चाहिए था, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का प्रयोग। देखिए, मानकीकृत वर्ड क्या होता है, आपका सीटेट के एग्जाम के लिए निगेटिव टैग वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड कर देना, जो करिकुलम है इसको बिल्कुल फिक्स कर देना, ठीक है। देखिए, जो करिकुलम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, विद्यार्थी की ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज लाएँ, है ना। बट यहाँ पर मानकीकृत की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति, बिल्कुल सही बात, क्योंकि हर बच्चा जो है अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है ना। तो हमें उसका जो अधिगम है वो भी क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाना चाहिए चीज़ें। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षाएं नहीं, हमें विद्यार्थियों से निम्न अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चा जो है सीखने की हर बच्चे के अंदर सीखने की प्रबल जिज्ञासा होती है ना। हर बच्चा चीज़ों को सीख सकता है, बट हम थोड़े बहुत मेथड में चेंज लाएं, जो अपनी विधियाँ होती हैं उसमें चेंज लाएं। सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देना, देखिए ये गलत हो जाएगा, हमें सभी बच्चों पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि जो उच्च अंक लाए उन्हीं पर ध्यान दे। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है। यह गुण निम्न में से किसके संकेत देता है। तो देखिए, ये किस बच्चे के संकेत है, जिस बच्चे के अंदर ADHD होता है ना, यानी कि अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार। ये बच्चा जो है एक जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं, एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टिबाधिता, तो आपका जो है इसमें तो बच्चों को जो है चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, आंखों में लालिमा होने लगता है, आंखों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है ना। तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। वाचन वैकल्य देखिए यहाँ पर होगा आपका पठन वैकल्य, इसी को जो है ये लोग अलग अलग नाम से देते हैं, यानी कि डिसलेक्सिया। इसमें क्या होता है, बच्चों को पढ़ने में चीज़ें प्रॉब्लम होती है, यानी बच्चा जो है वाच को सा पढ़ सकता है, ठीक है, और जैसे कि 12 को जो है 21 पढ़ सकता है। मिरर इमेज कैसे बच्चों को यहाँ पर दिखाई देती है ना। तो ये नहीं होगा। लेखन वैकल्प यानी डिस्ग्राफिया, तो इसमें बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को डैश उक्त बोलने से बचना चाहिए, तो जब विद्यार्थी उसका चेहरा न देख पाए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर बच्चा श्रवण बाधित है, यानी चीज़ों को सुन नहीं पा रहा है, तो हम उस वक्त ना बोलें जब बच्चा चेहरा नहीं देख पा रहा है, क्योंकि बच्चा सुन तो पा नहीं रहा है चीज़ों को, तो हो सकता है फेस के एक्सप्रेशन से, ठीक है, जो हमारे चेहरे पर जो जैसे कि जो टीचर होते हैं उनके चेहरे पे जो उनके हाव भाव है ना, उसको बच्चा यहाँ पर समझ पाए,
ठीक है। तो इसलिए हमें उस वक्त नहीं बोलना चाहिए जब बच्चा चेहरा नहीं देख पाए। जब बच्चा चेहरा देख रहा है तभी उसके सामने चीज़ें बोलनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा जो है टीचर के हाव भाव से कुछ चीज़ें समझ पाए यहाँ पर। तो फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। सांकेतिक भाषा के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, ऐसे बच्चों के लिए तो साइन लैंग्वेज हेल्पफुल होती है। जैसे कि जब हम बाय करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम भी साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो सांकेतिक भाषा होती है क्या होती है, बच्चों के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि बच्चा इशारों में बातें कर लेता है। कौन बच्चा, जो श्रवण बाधित बच्चा होता है यहाँ पर, तो उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। बट यहाँ पर दे रखा है हतोत्साहित करना, तो ये नहीं होगा। सहायक तकनीकी प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना चाहिए। नहीं, हमें प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। जैसे जो मशीन होती है वो बच्चों को ला करके दे, जो चित्रात्मक चीज़ें है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करे, तो बच्चा सुन नहीं सकता है बट चीज़ों को देख तो सकता है। तो ये भी करना चाहिए, बट लिखा है बचना चाहिए इससे, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। जानकारी प्रकरण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा जो बच्चे डिसेबल होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ना, क्योंकि वो सामान्य बच्चों से थोड़े से अलग हैं, तो इसलिए उनको जो है अतिरिक्त समय देना चाहिए। बट यहाँ पर दे रखा है नहीं देना चाहिए, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर होंगे बाहर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के देने की संभावना है, वह किसे सम्मिलित करती हैं। देखिए, रट कर याद करना तो आपका यहाँ पर नहीं होगा, कुंठा फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा और प्रतिस्पर्धा भी नहीं होगा। ये तीनों ही वर्ड आपके सीटेट के एग्जाम के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। देखिए, जब भी विविध अंतर्दृष्टि की बात हो, है ना, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी से उसका संबंध होगा। जो कि क्रिएटिविटी होती है, इसका संबंध किससे होता है, अपसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में चीज़ों को सोच पाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन। यहाँ पर सिर्फ ये 20 क्वेश्चन नहीं थे, इनसे रिलेटेड जितने भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आपने कितने स्कोर किए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। देखिए, एक मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक सीरीज यहाँ पर कराई हुई है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने उन सभी को कवर अप कराया हुआ है। इसके अलावा एक आपकी मैराथन क्लास भी है सीडीपी की, वो क्लास अगर आप देख लेते तो उसमें आपके सारे के सारे टॉपिक मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, और वो क्लास आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वहाँ से आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।